हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे बच्चों में। ज़्यादातर एपिलेप्सी को आम भाषा में मिर्गी का दौरा कहा जाता है और ये काफ़ी कॉमन है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी क्या है? मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं, जिससे दौरा, फिट्स या असामान्य व्यवहार या संवेदनाएं और कभी-कभी जागरूकता या अवेयरनेस का लॉस हो जाता है। मिर्गी सबसे आम एक बीमारी है बचपन की, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये जो दौरे हैं मिर्गी के, ये हमारे जो ब्रेन है उसमें केमिकल या इलेक्ट्रिकल जो डिस्टरबेंस है उसके कारण आमतौर पर देखा जाता है। कारण क्या है मिर्गी के दौरे के? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि क्यों होता है ऐसा? मिर्गी का कारण कुछ भी हो सकता है। जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है उससे मिर्गी हो सकती है, जैसे सिर की कोई भी चोट, इन्फेक्शन ब्रेन से संबंधित, पॉइजनिंग, और जो जन्मजात ब्रेन की प्रॉब्लम है वो एपिलेप्सी का कारण बन सकती है। ज्यादातर वैसे एग्जैक्ट एक कॉज मिर्गी का पता नहीं लग पाता है। बच्चों में जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है वो ये हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो, ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ हो, सीवियर गंभीर संक्रमण हो और कोई ट्रॉमा या चोट लगे। इसमें सबसे जो बड़ा एक कारण है, लगभग जितने भी एपिलेप्सीज बच्चों में टोटल देखी जाती है उसमें 50% जो चांस है वो होते हैं प्रसव के दौरान प्रॉब्लम होने से। प्रसव के दौरान ब्रेन को चोट पहुंच सकती है, क्रेनियम को, या डिलेट यदि डिलीवरी होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी होती है तो उसमें एस्फिक्सिया हो जाता है, बच्चे के ब्रेन को काफी समय तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है होम डिलीवरी के दौरान, जब अनट्रेन्ड कोई पर्सन डिलीवरी करवा रहा होता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि होम डिलीवरी को डिस्करेज किया जाए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, ताकि यदि डिले होने के चांस हो या बच्चा फंस जाता है, अटक जाता है बीच में, तो तुरंत सर्जरी करके उसको निकाला जा सके। क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही ब्रेन को नुकसान पहुंचता रहेगा और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है एपिलेप्सी का या दौरों का। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी कमी के कारण भी दौरे आते हैं मिर्गी के। कई बार जो मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है उससे भी मिर्गी हो सकती है, जिनमें सेरोइड लाइपोफ्यूसिनोसिस, सिएलिडोसिस टाइप 1, गोकर्स डिजीज टाइप 3, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथीज और लाफोरा रोग इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन जैसे सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, टेटनस नियोनेट्रम आदि इन्फेक्शंस के दौरान भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अन्य जो कारण है उनमें ब्रेन की कोई जन्मजात प्रॉब्लम हो, जैसे माइक्रोसिफेली, मस्तिष्क के ऊतकों की शिथिलता, माइक्रोगायरिया और कॉर्पस कैलोसम का एजेनेसिस, इससे भी मिर्गी के दौरे आते हैं। प्रसव के दौरान या उसके बाद कोई भी चोट लग जाए ब्रेन को, जैसे होम एक्सीडेंट या जो बच्चों के लिए रोड एक्सीडेंट है उसमें भी, इवन बेड से गिरने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में चोट लग गई तो भी दौरे पड़ सकते हैं। तो सावधानी हमें बहुत जरूरी है, बरतनी चाहिए। सीजर्स या दौरों के टाइप कितने होते हैं? मुख्य रूप से जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनको हम दो मुख्य ग्रुप में विभाजित करते हैं, फोकल और जनरलाइज्ड। फोकल सीजर वो है जो ब्रेन के किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करता है, और जो जनरलाइज्ड है वो पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। फोकल सीजर पहले हम देखते हैं क्या है।
फोकल शब्द का उपयोग आंशिक मिर्गी की बजाय ज्यादा सटीक है। फोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस से जहां से दौरे शुरू होते हैं। फोकल दौरे ब्रेन के एक कोशिका समूह या एक साइड से शुरू हो सकते हैं। फोकल या पार्शियल सीजर जो हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर क्या है? इसके दौरान बच्चा जगा हुआ होता है, मतलब जागरूक होता है, उसको वो अवेयर होता है कि क्या हो रहा है आसपास। वो प्रतिक्रिया उस समय नहीं कर पाते हैं, बट उन्हें पता होता है कि क्या चल रहा है। सिंपल पार्शियल सीजर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। इसमें मांसपेशियों में मरोड़ या अंकड़न हो सकती है। इसमें बच्चे का केवल एक भाग या एक साइड या कुछ पार्ट ही इन्वॉल्व होता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में अवेयरनेस नहीं होती है। यही डिफरेंस है मेन, कि अवेयरनेस नहीं होती है, कंफ्यूज होता है कैंडिडेट, और इसे ही हम फोकल इंपेयर्ड अवेयरनेस सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कह सकते हैं। इसके लक्षणों में कई बार क्या होता है कि बच्चा एक दिशा में देखता रहता है काफी समय तक टकटकी लगा के, और हम उसे बुलाते हैं तो वो बोलता नहीं है। इसका मतलब इंपेयर्ड उसकी अवेयरनेस है। एक दिशा में घूरना, एक रिपीटेटिव मूवमेंट करना लगातार इस प्रकार, ठीक है, या इस प्रकार अंगुलियां चलाते रहना, या एकदम फ्रीज हो जाना, ये सारा का सारा जो है वो एक फोकल या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की कैटेगरी में आता है। जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर में मस्तिष्क लगभग पूरा पार्ट शामिल होता है, दोनों भाग शामिल होते हैं, लेफ्ट राइट, और अचानक एकदम से इसकी शुरुआत होती है। ये जो मिर्गी है या इसके जो दौरे हैं, इनको हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं 6 टाइप्स में। कौन कौन से हैं? एब्सेंस सीजर, टोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर। सबसे पहले देखते हैं कि एब्सेंस सीजर क्या है। पहले इसे हम पेटिट माल सीजर के रूप में भी जानते थे। एब्सेंस सीजर में बहुत ही कम समय के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए, जिसमें बच्चा अवेयरनेस खो देता है, ब्लैंक आउट हो जाता है कि क्या हुआ है। एब्सेंस सीजर में बच्चे का ब्लैंक आउट होना या एक ही दिशा में घूरना ये शामिल होता है। यह किस्म 4 से 14 साल के बच्चों में ज्यादा आम है और आमतौर पर 20 से 30 सेकंड के लिए रहते हैं। नेक्स्ट सीजर है टोनिक सीजर। टोनिक मीन्स टोन, खिंचाव। ये दौरे आपकी मांसपेशियों के अचानक अकड़ने के कारण होते हैं, और एकदम से जब अकड़ हो जाती है तो यदि बच्चा खड़ा है तो वो एकदम से गिर सकता है नीचे। वैसे ज्यादातर ये सोते समय होता है, और बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है उसके बाद, या थका हुआ होगा या कंफ्यूज्ड होगा। एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में टोनिक सीजर का उल्टा है, यानी इसमें मसल अकड़ती नहीं है, शिथिल हो जाती है, एकदम से एटोनी हो जाती है। इस कारण अगर एकदम से लॉस हो गया मसल्स का, टोन का, तो बच्चा अगर खड़ा हुआ है तो वो गिर जाएगा, लिम्प हो जाएगा। उसके बाद आता है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर एक प्रकार का झटका है मसल्स का, और कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा नींद से एकदम जाग गया क्योंकि एक पार्ट मसल की एकदम से खींची तेजी से, तो इसे हम मायोक्लोनिक सीजर कहते हैं। यह पैर में या हाथ में कोई भी एक मसल में एक झटका आना है। ज्यादातर ये एक ही झटका आता है, तो कई बार एक से ज्यादा भी आ सकता है। उसके बाद है क्लोनिक सीजर। क्लोनिक सीजर मायोक्लोनिक सीजर के समान है, परंतु इसमें जो ये झटके आते हैं ये कंटिन्यूस काफी समय के लिए आ सकते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट होती है। क्लोनिक सीजर एक या दोनों साइड या पूरी बॉडी में एक साथ हो सकता है, और इसके बाद इसमें सेंसेशंस होते हैं पैरों में। आमतौर पर जो क्लोनिक सीजर है वो टोनिक क्लोनिक सीजर के साथ ही शामिल होता है, कई बार अकेला भी हो सकता है। टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर, इस सीजर को हम पहले ग्रांड माल सीजर भी कहते थे, और मुख्य रूप से जो मिर्गी का दौरा है उसको इसी रूप में माना जाता था कि ये जो सीजर हुआ ये मिर्गी का दौरा है।
इसमें क्या होगा कि पहले एक टोनिक स्टेज होती है, पूरी बॉडी अगड़ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद झटके आने शुरू होते हैं, टोनिक क्लोनिक जो क्लोनिक मूवमेंट्स हैं। इसमें बार बार मूवमेंट्स मसल्स की होती है, अकड़न होती है, ट्विचिंग होती है, और यह कुछ मिनट्स तक ये प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं एपिलेप्सी में? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो हिस्ट्री है कि ये जो दौरे हैं उसको कब आते हैं, क्या टाइम है, किस प्रकार के आते हैं, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन उनका पता लगाना होता है, पेरेंट्स से पूछते हैं। इसके अलावा ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और सिंगल फोटोन इमेजिंग कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद इलाज शुरू किया जाता है। मिर्गी के इलाज के लिए एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दी जाती हैं। ये एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी गंभीरता को कम करती हैं। सामान्य जो दवाइयां हैं उनमें लेवट्रासेटेम, लेमोट्राइजीन, टोपिरामेट, वाल्प्रोइक एसिड, कार्बामेजिपिन एंड इथोसक्सिमाइड ये शामिल हैं। इन दवाओं को लगातार काफी समय तक निर्धारित जो डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से लेना होता है। लॉन्ग टर्म ये ड्रग्स हैं, 5-6 साल तक कंटिन्यू चलती हैं, और यदि कंटिन्यू ली जाए तो इस प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। ये दवाएं बिना डॉक्टर की परमिशन के बीच में छोड़नी नहीं होती। यदि दवाओं से इलाज नहीं हो पाता है तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसमें उस पार्ट का रिसेक्शन या कट किया जाता है जहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स शुरू होते हैं। कई बार जैसे नॉर्मली टेम्पोरल लोब को रिमूव किया जाता है तो टेम्पोरल लोबेक्टोमी इसे कहते हैं, उससे दौरों की गतिविधि को ये रोक सकता है। एपिलेप्टिक या दौरे आते समय बच्चे की केयर कैसे की जाए? मिर्गी के दौरे जब भी आते हैं तो उसकी केयर में 2 चीजें शामिल होती हैं। एक तो दौरे के दौरान क्या सावधानी बरती जाए, और जनरल एक केयर कैसे की जाए यदि बच्चा एडमिट है तो। चाहे वो एडमिट है या नहीं है, सबको ये जानना चाहिए कि दौरे के समय क्या सावधानी रखें। जब दौरा आ रहा होता है तो उसे आसपास से उन चीजों को हटा देना चाहिए जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। स्पेशली कोई भी आसपास जैसे कांच की चीजें, चश्मा हुआ, तेज धार वाली वस्तुएं हुई, उनको वहां से हटा देना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो कोई भी सॉफ्ट चीज जैसे तकिया या ब्लैंकेट या जैकेट, कोई भी नरम चीज उसके सिर के नीचे रखें ताकि सिर को चोट ना पहुंचे। ये सुनिश्चित करें कि बच्चा जो व्यक्ति है या बच्चा है वो सांस ले रहा है, नीचे एकदम से उल्टा होने से नाक या मुंह उसका दब ना गया हो, सांस नहीं ले पा रहा हो, इससे हाइपोक्सिया हो जाएगा। वो आपको उसको सावधानी रखनी है, उसका मुंह एक तरफ यदि रहे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है, एक साइड में मुंह रहे, अगर ताकि अगर वोमिटिंग भी आए तो एस्पिरेट ना हो। सीजर्स की जो टाइप है, अवधि है, कितने समय तक हुआ, कैसे हुआ, वो सारा डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करना है। यदि पॉसिबल हो तो सीजर्स के लिए जो ऑरा आता है, मतलब कई बार कुछ चेतावनी संकेत होते हैं कि सीजर्स आने वाले हैं, उनको नोट करके रखें। पेरेंट्स को भी ये बता दें कि जैसे ये संकेत आए तुरंत इन्फॉर्म करें, और ऐसी अरेंजमेंट वहां रखें ताकि सुरक्षित रहे बच्चा, और जो भी दवाई उसको देनी है ऐसी कंडीशन में वो भी दे सके। सीजर्स के बाद वाइटल साइंस को चेक करना जरूरी है, और यदि टंग बाइट और इनकॉन्टिनेंस या कोई प्रॉब्लम हो गई है सीजर के बाद तो उसको भी नोट करना है। पेरेंट्स की एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करें। ये जो दौरों की घटना है मिर्गी के, उसका जो प्रॉपर रिपोर्टिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके इलाज के लिए। तो प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उचित पोषण बनाए रखने के लिए पेशेंट को, बच्चे को प्राप्त न्यूट्रिशन देते रहें, और सीजर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है एक्टिविटी जो है वो यही है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाएं। धन्यवाद।
आपने इस वीडियो को देखा। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इसको विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगा। और नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर mynursingstudent.blogspot.com इसको विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।